हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपके बुक में से दैट इज जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो जो है वो कवर करने जा रहे हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे दो चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर दैट इज दिस जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड नेक्स्ट चैप्टर दैट इज 11th चैप्टर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, so there is a difference between these two chapters, okay, genetic and chromosomal। okay, तो वो exactly क्या है और उसमें कौन सा फैक्टर्स इन्वॉल्व है, क्या उसका बेसिस है, लॉजिक क्या है उसके पीछे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको ये क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये लेसन आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, तो उसके लिए आपको ये लेसन समझना जरूरी है, ठीक है। और आप पता नहीं मुझे आप क्या करते हो, पर वीडियो देखने से पहले एक बार आपका जो पूरा चैप्टर है ना वो पढ़ा करो, ओके, ताकि जो कुछ भी कंसेप्ट्स है जो आपके शायद से आप भूल गए हैं या आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो कंसेप्ट आप समझ सकोगे। आया समझ में? तो चैप्टर पूरा पढ़ा करो। ओके, तो अम, अब हम ये हमारा जो चैप्टर है वो कवर करेंगे। तो उसके पहले आपको बताना चाहूंगी कि ये चैप्टर भी हम क्या करेंगे, हम दो पार्ट्स में लेंगे, ओके। और दो पार्ट्स में लेने लेने का रीजन यही है कि कंसेप्ट्स बहुत है इसमें और हमें बेसिक से ये कवर करना है। तो जैसे कि हमने पिछले लेसन के लिए किया था, इस लेसन के लिए भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो, बुक आपका मेरे सामने है, हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ओके, चलो, तो देखिए सबसे पहली बात, आपको ये साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए कि किसने क्या किया है। आया समझ में? तो बैटसन ने क्या किया है, मेंडल ने क्या किया है, ये सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, ईयर्स नहीं आएंगे शायद से, पर फिर भी दो जो इम्पोर्टेंट ईयर्स है ना वो ध्यान में रखना। जैसे कि 1906 वो विलियम बैटसन ने जेनेटिक्स टर्म कॉइन किया था, तो वो एक ईयर इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक यस, ग्रीगर जोहन मेंडल, तो उसने जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन जो पूरा इस लेसन में दिया गया है उसका ईयर है 1866। ओके, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। फैक्टर, जीन, ओके, तो ये इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर हाँ, इसमें अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि पाइसम सटावम को क्यों चूज किया था, तो उसके रीजंस आपको पता होने चाहिए। टर्मिनोलॉजीज दैट इज कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर, जीन, एलील्स और एलोमॉर्फ्स, डोमिनेंट, रिसेसिव, फेनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ओके, प्योर लाइन, हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, F2, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो पाइथन सेटेमम के वो ही जो कुछ भी क्या कहेंगे हम उसे कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो वो कौन से है, वो 7 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो कौन से स्टेम हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर एंड सीड कोट कलर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से कैरेक्टर जो है वो पाइसम सटावम के लिए, पाइसम सटावम के इनमें से कौन से कैरेक्टर्स कंसिडर नहीं किए थे। ओके, तो 3 ऑप्शंस करेक्ट करेक्ट होंगे, एक रॉन्ग होगा। आया समझ में? इस तरह से। फिर ये जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉसेस है ना, वो तो मतलब इस लेसन की जान है, ठीक है। तो वो आपको बहुत 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 अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। उनके रेशोस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो क्या है, फिर हमारा डाइहाइब्रिड रेशो का क्रॉस रेशो क्या है, वो पता होना चाहिए। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
and this question can also be asked, that is Mendel's law of inheritance are based on which cross? Okay, तो मतलब सारे सारे के सारे कौन से हैं वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कौन सा लॉ किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, these two laws are based on monohybrid cross. But third law of inheritance, that is which is the third law of inheritance? Just a minute, उसका एक मिनट में देखती हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट आपकी चाहिए, ठीक है। तो कौन से लॉज किस पे बेस्ड है? रेशियो वगैरह वो सब कुछ पता होने चाहिए। क्या रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, वो पता होना चाहिए। चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, ठीक है। Then yes, there is also a difference between genotypic ratio and phenotypic ratio, so वो भी पता होना चाहिए आपको। For example 1:2:1 या 9:3:3:1, so this is genotypic ratio या phenotypic ratio। okay, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो वो भी पता होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, these are the very important और है वो, टेस्ट क्रॉस एंड और बैक क्रॉस, these two terms are one in the same। okay, तो आपको वो कंसेप्ट पता होने चाहिए कि क्यों यूज करते हैं बैक क्रॉस, ठीक है, वो है। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तो वो पता होने चाहिए, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। दैट उसके बाद पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, देन यस, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो एक बार जो कुछ भी ये कंसेप्ट है ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है। इनके टेबल्स आप बना के रखो। क्या बना के रखिए, रखना है टेबल्स की। कुछ भी अगर इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप चैप्टर है, और मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो तो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Okay, which is the first question? Individuals having dissimilar traits or alleles on homologous chromosomes are called. Okay, तो सबसे पहले ये traits के लिए alleles वर्ड यूज किया है, ठीक है। सिंगल एक कौन सा तो कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर में आपको दो वेरिएशंस दिख रहे हैं, ठीक है। क्या, कैसे? एक सिंगल कैरेक्टर है और उसमें आपको दो टाइप्स के वेरिएशंस दिख रहे हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीनोटाइपिक लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे? तो एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, फॉर एग्जांपल योर ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का जीन कौन सा है, उसे हम कॉमनली आई कहते हैं, आई जीन। ओके, तो ब्लड ग्रुप क्या एक ही होता है क्या? नहीं होता है। ओके, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी होता है, ओ होता है। तो ये वेरिएशंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट ऑन दैट जीन। ओके, और क्रोमोसोम, आया समझ में? तो इनको आप कहेंगे एलील्स। और अगर आपके बुक में जो उन्होंने टर्म्स दिए हैं साइंटिफिक या जेनेटिक टर्म्स, उनमें अगर आप एलील की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या दिए हैं, द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ओके, आर कॉल्ड एज एलील्स ऑफ ईच अदर। They occupy identical loci that is position on homologous chromosomes, and these terms were coined by Batson. Okay, so what are the options? Heterozygous, homozygous, dominant, and recessive. Okay, what is the question? Individuals having dissimilar traits. Okay, सिमिलर एलील्स नहीं है, डिसिमिलर है, ठीक है। डिसिमिलर ट्रेट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज हेटेरो
हेटेरोजाइगस, ओके, हेटेरोजाइगस। और होमोजाइगस, होमोजाइगस किनको बोलेंगे आप कि एन इंडिविजुअल पोजेसिंग सिमिलर एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस और प्योर फॉर दैट ट्रेट, ओके। एंड हेटेरोजाइगस किसे कहेंगे? एन इंडिविजुअल possessing dissimilar alleles for a particular trait is called as heterozygous or hybrid for that trait। आया समझ में? तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसकी। We'll see the next question. An allele is considered dominant, okay, when, so option A is when it expressed in homozygosity, B when it expressed even in the presence of alternate allele, C when it express desirable phenotype, and D both B and C। So आपको ये कंसेप्ट, सबसे पहले ये सबसे इजी कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये बच्चों को इजीली समझ में आ जाती है। तो दो एलील से आपके पास, फॉर एग्जांपल योर जीन इज हेटेरोजाइगस, ओके, और हेटेरोजाइगस का मीनिंग हम अभी अभी हमने देखा कि डिसिमिलर एलील से आपके साथ आपके पास। तो कैसे होता है देखिए कि अगर दो लोग साथ है तो उनका क्या चलता है बीच में, वो उनके बीच क्या चलता है कि वो क्या, एक उनमें से जो फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ओके, तो ए क्या कहेगा कि ए क्या कहेगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत सुपीरियर हूँ। बी क्या कहेगा, ठीक है भाई तू सुपीरियर है, वो खुद को ऐसे उसके सामने टिक नहीं पाता वो। दूसरी केस में क्या होता है, बी कहता है कि मैं सुपीरियर हूँ, ए कहता है ठीक है भाई तू सुपीरियर है, ओके, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो जो सुपीरियर होता है या सभी जगह पे वही छा जाता है, ऐसा ऐसा अगर आपने कहा तो आप उसे कहेंगे डोमिनेंट, ओके। हमारे लैंग्वेज में भी ऐसे बोला जाता है कि वो बहुत डोमिनेंट है, ठीक है। और रेसेसिव मतलब क्या, कि जो बेचारा ऐसा चुप हो जाता है ना उसे कहते हैं रेसेसिव, ठीक है। तो ये आपको पता है अच्छे से कि डोमिनेंट एंड रेसेसिव का मीनिंग एग्जैक्टली है क्या। सो डोमिनेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डोमिनेंट क्या है? इट इज एन एलील दैट एक्सप्रेस इट्स trait even in the presence of an alternative allele, that is in heterozygous condition, okay, and only dominants express in hybrids. So in case of hybrids only dominant can express, okay. So what can be the answer? Answer is B, when it express even in the presence of alternate allele. And which is that alternate allele? It's nothing but the recessive allele, okay। तो डोमिनेंट का मीनिंग ये है। रेसेसिव का क्या है? इट इज एन एलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव एलील, दैट इज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इट एक्सप्रेसेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल एलील, ओके। सो हमें क्या समझ में आया कि डोमिनेंट केस में कि इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस only dominant allele expresses, okay, and if a recessive allele has to be expressed, it should be present in homozygous conditions। आया समझ में? तो छोटा टी है हाइट के लिए, टी जीन, टी जो है वो जीन है पर उसका एलील स्मॉल टी, तो डबल टी जब आता है ना तभी वो एक्सप्रेस हो पाता है। आया समझ में ये आपको? तो ये केस होती है, ठीक है। चलो we'll see the next question. Mendel's dihybrid ratio is, okay, आपके सामने रेशोज हैं 1:1:1:1, 3:1, 9:3:3:1 एंड 9:1:1:5, ओके। ये आपके सामने रेशो है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि आपको ये जो रेशोज है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, और उसके भी कैसे जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशोज, वो आपको पता होने चाहिए। आया समझ में? तो ये इसका ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली यहाँ पे गलत दिया है, 9:1:1:5। दिस इज नॉट द Mendel's dihybrid ratio. Just a minute, we'll correct that
आंसर शुड बी सी. ओके, आंसर शुड बी सी. Yes, answer should be C because 9:3:3:1 is the Mendel's dihybrid ratio, which is phenotypic ratio. Okay, and what is the genotypic ratio? Genotypic ratio is 1:2:2:4:1:2:1:2:1. Okay, so this is the genotypic ratio. Okay, फेनोटाइपिक रेशो वो 4 है, ठीक है, 9:3:3:1. That means in dihybrid cross, he obtained 9 yellow round seeds, okay, 3 yellow wrinkled seeds, 3 green round seeds, and 1 green wrinkled seeds. This is not about seeds. It is because of that. That is because of that. That is पाइसम मीन्स वो जो उसका प्रोडक्ट होता है ना उसके ऊपर से. ओके, आया समझ में? जस्ट अ मिनट. ओके, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आया समझ में मेंडल्स डायहाइब्रिड रेशो क्या है? ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, Mendel studied 7 contrasting characters for his breeding experiment with Pisum sativum. Okay, which of the following character did he not use? हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ऐसा आ सकता है. Okay, what are the options? Pod shape, leaf shape, plant height, pod color. आया समझ में? Pod shape, leaf shape, plant height, pod color. So you must know each and every character he used. आया समझ में? तो एक बार फिर से हम वो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे. वो कौन से थे? स्टेम हाइट, सीड कलर, ओके, दैट मीन्स पॉड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, ओके, देन पॉड शेप, फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर, एंड सीड कोट कलर. ओके, so what are the option? Plant height. Actually, answer should be leaf shape. There are mistakes in this presentation, I think. So answer should be B because there is nothing is mentioned about leaf color. See, if are true or if are very what I can say, very clear to your concepts, you can encounter the mistakes also. Okay, you can find out the mistakes in your content. Okay, so leaf shape should be the correct answer. Okay, फिर से एक बार वो पढ़ते हैं हम. क्या कहेंगे उसे? पूरा का पूरा आपका कैरेक्टर्स का लिस्ट क्या क्या है इसमें? Stem height, seed color, seed shape, pod color, pod shape, flower position, flower color, and seed coat color. Okay, then we'll see the next question. An organism with 2 identical allele of a gene in a cell is called as heterozygous, homozygous, hybrid, and homozygous. Okay, homozygous option repeat हुआ है. So ऑप्शन इज बी, होमोजाइगस. हमने अभी अभी देखा है होमोजाइगस किसे कहते हैं? सिमिलर एलील होते हैं, आइडेंटिकल एलील होते हैं. फॉर एग्जांपल हाइट के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो कैपिटल टी, ओके, तो वो क्या है? वो होमोजाइगस है, सिमिलर एलील्स होते हैं, ठीक है. पर वही कैपिटल टी स्मॉल टी अगर ऐसा है तो वो हेटेरोजाइगस है. हेटेरोजाइगस को ही आप क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे. आया समझ में? गुड, चलो नेक्स्ट. हाँ, इन द केस ऑफ ब्लड ग्रुप व्हाट यू कैन से, देखो आई जीन है आपका, ओके, तो आई जीन के 2 आई जीन्स के ये होते हैं. तो आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए, ऐसे कैसे? तो आप उसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस. आई कैपिटल ए, आई स्मॉल ए, ऐसा है तो आप उसे क्या कहेंगे?
या I0 ऐसा अगर है तो आप उसे क्या कहेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट अलग है। पर अगर ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है कि I A I B, तो आप उसे क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which principle of inheritance was not given by Mendel? Independent assortment, dominance, purity of gametes, and linkage. So आंसर इज बी। ओके, डोमिनेंस। डोमिनेंस का जो कुछ भी इनहेरिटेंस है वो मेंडल के द्वारा या मेंडल ने दिया नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा है, पर फिर से ये आंसर मेरे ख्याल से गलत है, ठीक है, क्योंकि मेंडल्स के जो 3 लॉज है ना, तो उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस तो फर्स्ट लॉ है। सो इसका आंसर होना चाहिए डी। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा, तो थर्ड 3 लॉज कौन से हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज प्यूरिटी, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज members of allelic pair in a hybrid remain together without mixing। ओके, मिक्सिंग नहीं होता है जब जब कभी वो जो एलिल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी में नहीं जाता, स्मॉल टी कैपिटल टी में नहीं आता। Okay, and thus gametes receive only one of the two factors, and they are very pure for a given trait. Okay, इसलिए because of this purity maintenance, this law is also known as law of purity of gametes. Okay, so second law is law of segregation, and third law is law of independent assortment. ठीक है, तो लिंकेज के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। ओके, आया समझ में? तो जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिर्फ कुछ भी आंसर बोल दिया ऐसा नहीं होता है। अतः अब तो हम क्या करेंगे ना, अब इस कंटेंट में अगर कोई मिस्टेक है ना तो वो भी हम ढूंढ निकालेंगे। ओके, चलो। व्हेन डोमिनेंट बी बी एंड रेसेसिव, ये कैपिटल बी और स्मॉल बी का है। व्हेन डोमिनेंट बी बी and recessive small b is crossed, the percentage of progeny showing the parallel genotype is 0%, 25%, 50%, 75%. Just take 1 minute to solve this question. Okay, 1 minute हम रुकते हैं। आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्या हो सकता है इसका आंसर, जरा सोचिए। आंसर तो आ गया है यहाँ पे, पर कैसे, आप ये थोड़ा सा मैथ्स करके पनेट स्क्वायर बोर्ड जो होता है वो करके आप थोड़ा सा सोचिए कि पैरेलल जीनोटाइप की परसेंटेज क्या है। पैरेलल जीनोटाइप का आपको समझ में आया क्या कि जीनोटाइप जो है ना, तो बी बी कैपिटल बी एंड कैपिटल बी ही आना चाहिए, एंड स्मॉल बी ही आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, परसेंटेज क्या हो सकता है इसका, ये आपको सॉल्व करना है। आप ऐसे क्रॉस करके देखिए, कैपिटल बी इनटू स्मॉल बी, और उसका बोर्ड बना के देखिए। हॉरिजॉन्टली लिखिए एक, और एक वर्टिकली लिखिए पनेट स्क्वायर बोर्ड में, और देखेंगे, आप देखिए कैसे होता है वो। ओके, देखेंगे कैसे उसका आंसर 25% है। देखिए क्या है जीनोटिपिक रेशो,
ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। तो इसका जेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1। ओके, तो देखो कैसे आएंगे यहाँ पे कि टी टी, ओके, 1:2:1। ओके, तो कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल बी, इसका रेशियो है 1। कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका रेशियो है 2, और स्मॉल टी का रेशियो है 1, ठीक है। तो कैपिटल टी, सॉरी टी ही आ रहा है मेरे मुंह में, ठीक है। कैपिटल बी और स्मॉल बी का 2 है, 2% है, मतलब वो 50% हो गया, ओके। एंड कैपिटल बी का 1 और स्मॉल बी का 1, तो वो दो मिला के 25% हो गया, ओके। तो पैरेंटल जीनोटाइपिक का पैरेलल मतलब सेम टू सेम कितने परसेंट आता है, वो 25%। इन दी लैंग्वेज ऑफ परसेंटेज इफ यू वांट टू से, देन द जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 25%, 50% एंड 25% अगेन, ओके। सो आंसर इज बी। आया है समझ में अच्छे से? गुड, चलो we'll see the next question. The year 900 AD is highly significant for genetics due to chromosome theory of heredity, discovery of gene, rediscovery of Mendelism, and principle of linkage. So answer is chromosome theory of heredity. Okay, उस रेंज में बहुत ही रिसर्च हुआ था जेनेटिक्स के ऊपर, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिक्स का टर्म जो विलियम बैटसन ने कॉइन किया था वो ही 1906 में किया था, ओके। तो वो रेंज जो थी ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जेनेटिक्स के रिसर्च के लिए, ओके। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The process by which the segregation of Mendelian factors takes place is hybridization, mitosis, meiosis, fertilization. So option C, meiosis, okay. अब बहुत मैंने देखा है ये कि बच्चों को माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस क्या है वो समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली उसमें प्रोसेसेस क्या होती है, और माइटोसिस और मियोसिस एग्जैक्टली ये प्रोसेसेस में डिफरेंस क्या है, होता क्या है, वो समझ में नहीं आता है, ओके। दीज आर ऑल बेसिक्स, ओके। एंड if you want to join a very good university or institute, okay, so in their interviews you will be asked these questions, okay, कि exactly meiosis में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है। ये जो लिंकेज के क्वेश्चन है ना एक्चुअली वो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आता है, पर आप ना उसे ऐसे मतलब क्या कहेंगे, उसे आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि ये पूरे के पूरे जो है वो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के है इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। आया समझ में? तो आपको वो दोनों साथ में पढ़ने होते हैं। अब देखो कैसे होता है कि मियोसिस को हमेशा 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 ये बात ध्यान में रखिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मियोसिस को आप हमेशा रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि गैमेट्स का जो कुछ भी फैक्टर है ना वो रिड्यूस होता है यहाँ पे, और माइटोसिस को आप इंक्रीज इन मल्टीप्लिकेशन ऐसा कहेंगे, ओके, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और सेल रिप्रोडक्शन होता है। meiosis is concerned about your germ cells, okay, means birth cells, okay, germ दो टाइप के सेल्स होते हैं, सोमैटिक एंड जर्म, ओके। तो सोमैटिक आपके अदर बॉडी सेल्स होता है, पर जर्म सेल्स जो होती है मतलब बर्थ से रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो उस वहां पे मियोसिस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ओके। आया समझ में इसका आंसर क्या हो सकता है? ओके ओके, चलो तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया समझ में मियोसिस और माइटोसिस का क्या है, रिडक्शनल डिवीजन ऐसे कहते हैं मियोसिस को, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट, which would most probably be the genetic makeup of the parents of a color blind daughter। ये क्वेश्चन फिर से आपका क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, ठीक है। तो कैरियर मदर एंड नॉर्मल फादर, कैरियर मदर एंड कलर ब्लाइंड फादर, color blind mother and normal father, and normal mother and normal father,
रीड योर क्वेश्चन अगेन, ठीक है, कि which would most probably be the genetic makeup of the parents of a color blind daughter. Okay, फिर से आपको 1 मिनट देती हूँ, थोड़ा सा सोचिए इसके ऊपर कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या जीन होता है उसके लिए, आप नॉर्मल मेल, ये फिर से क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, पर ठीक है कोई बात नहीं, आप जरा थोड़ा सा देखिए कैसे होता है वो। मेल का क्या होता है, जीनोटाइप XY, ओके, फीमेल का क्या होता है XX, ठीक है। तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा, क्या है, डॉटर इज फुल्ली कलर ब्लाइंड, तो क्या क्या कहाँ पे वो सी वाला जो है वो कहाँ पे आएगा, XC ऐसा आएगा, करेक्ट, स्मॉल सी, ठीक है। XC ऐसा आएगा। तो गैमेट्स सेपरेट करिए आप उसके, कैसे आएंगे, दोनों X के ऊपर क्या आएगा, वो C जीन आएगा, ओके, क्या आएगा पूरा, वो C जीन आएगा। यहाँ तक आए आप लोग, उल्टा जाना है आपको, ठीक है। दोनों X के ऊपर क्या आया, वो C जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है वो आया, ओके। अब फिर से ऊपर जाइए, नॉर्मल फीमेल्स के ऊपर वो C नहीं होता है, ठीक है। और अगर फीमेल कैरियर है तो उसका क्या आता है, सिर्फ एक ही जो X है उसके ऊपर C आता है, ओके। एंड कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय रेसेसिव जीन, और रेसेसिव जीन है, ठीक है, इसलिए वो अकेला है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको दोनों चाहिए। आया समझ में, क्यों दोनों एक्स के ऊपर वो सी जीन चाहिए, तो आपने वो दोनों सेपरेट किया, एक्स सी गैमेट आपने सेपरेट किया। अब देखिए कि क्या बात होती है कि दोनों जो होते हैं फीमेल है, ठीक है, तो उसकी मदर जो होगी वो एक्स एक्स होगी, ठीक है, फादर XY होगा, आया समझ में। तो उसको एक जो सी मिला है वो मदर से मिला होगा, और एक जो मिला होगा वो फादर से मिला होगा, ठीक है। तो उसके में जो मदर फादर है उनका जेनेटिक मेकअप क्या होना चाहिए, सोचिए जरा, मदर का क्या होना चाहिए, XCX, क्या होना चाहिए, XCX, मतलब उसकी मदर कैरियर होनी चाहिए, आया समझ में। और फादर का क्या होना चाहिए, फिर से XCY, XCY, दैट मीन्स उसका जो फादर है वो कलर ब्लाइंड होना चाहिए, और नॉर्मल फादर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, पर एक्चुअली उसका जो फादर है ना वो कलर ब्लाइंड होना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो सी है वो कहाँ से आएगा ना, XCY, वो कलर ब्लाइंड होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए अब आपको क्या लगता है, कलर ब्लाइंड मेल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप अगर लॉजिकली ये सॉल्व करते हो तो आपको मिस्टेक्स पता चलती है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, कैरियर मदर एंड कलर ब्लाइंड फादर शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ये हमारी एक्सरसाइज हो रही है कि हम
मिस्टेक्स जो है वो एनकाउंटर कर रहे हैं, वो हम सॉल्व करें इसमें से। चलो नेक्स्ट, if a heterozygous tall plant is crossed with a homozygous dwarf plant, okay, so what should be the genetic genotype? Heterozygous tall plant means capital T small t, ठीक है, is crossed with a homozygous dwarf plant, that means homozygous मतलब small t, the proportion of dwarf progeny will be, उन्होंने जीनोटाइप पूछा नहीं है, उन्होंने क्या पूछा है, सिर्फ वो dwarf होना चाहिए, ठीक है, ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी आना चाहिए, बिकॉज एक भी अगर टी आया तो क्या होगा, वो टॉल हो जाएगा, कैपिटल टी आया तो वो टॉल हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल टी इज द डोमिनेंट एलील, ओके। So what can be the answer? Take 1 minute again to solve this question. Okay, आया है आंसर, क्रॉस किया आपने पूरा वो, आप हॉरिजॉन्टली क्या लिख सकते हैं, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, तो दोनों यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पे वर्टिकली आप क्या कहेंगे, क्या लिख सकते हैं आप ड्वार्फ का लिखिए स्मॉल टी, तो ड्वार्फ का क्या आएगा, गैमेट सेपरेट करके आप लिख सकते हैं, वो इतना आएगा, वो आंसर क्या आएगा उसका, 50%, ड्वार्फ प्रोजेनी विल बी 50%, ओके। ये ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, when two tall plants are crossed, 45 tall plants and 14 dwarf plants are obtained, the genotype of parent plants is, okay, ये एकदम मतलब डेंजर वाला क्वेश्चन है, देखिए आप इसका आंसर आपको उल्टा, बोर्ड पे आपको उल्टा जाना पड़ेगा, ओके। देखो, when two tall plants are crossed, ओके, अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, टॉल प्लांट से, ओके, when, देखो अब यहाँ पे एक ट्रिक है, हाँ अगर आप हम आंसर भी देखते हैं इसका, पर ना यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो कि बी ऑप्शन अगर आपने देखा ना, तो वहां पे जीनोटाइप क्या बोला है, देखिए एक बार, स्मॉल टी, तो बी ऑप्शन वहां ही कट हो जाता है, क्योंकि टॉल प्लांट्स बोले हैं, अगर टू टॉल प्लांट्स ये स्मॉल टी अगर आता है तो वो ड्वार्फ हो जाएगा, और क्वेश्चन में ही बोला है कि व्हेन टू टॉल प्लांट्स आर क्रॉस, तो बी ऑप्शन तो कट हो गया, अब आपको सिर्फ ए सी और डी में से चूज करना है, ओके। देखो अब 45 टॉल प्लांट्स आए हैं एंड 14 ड्वार्फ प्लांट्स आए हैं, मतलब 14 केसेस में स्मॉल टी आया है, तो अगर आपने देखा तो आपको ये भी पता चलेगा कि ए ऑप्शन भी कट हुआ है, क्योंकि ए ऑप्शन में स्मॉल टी है ही नहीं, और प्रोजेनी में ड्वार्फ प्लांट्स है, तो कैसे आएगा ना, स्मॉल टी कहाँ से आएगा, तो ए और बी तो कट हो गया, ओके। और फिर क्या आएगा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, सी एंड डी, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है, तो आप इन दोनों का चेकर बोर्ड करके देखिए कौन सा आता है, सी आता है क्या ऑप्शन, वो देखिए एक बार, पूरा उसका डाई हाइब्रिड क्रॉस करके देखिए, डाई हाइब्रिड ही है ना ये, करके देखिए एक बार, डाई हाइब्रिड नहीं है, मोनो हाइब्रिड ही है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा वो देखिए आप,
तो 45 टॉल प्लांट्स एंड 14 ड्वार्फ प्लांट्स। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। कैसे, आप वो जस्टिफाई करके देखिए। 13, which of the following is not a dominant character selected by Mendel in Pism? येलो पॉड कलर, वायलेट फ्लावर कलर, एक्सिलरी फ्लावर्स एंड येलो सीड कलर। अब इसमें से ये भी आपको समझना है कि मेंडल के कैरेक्टर्स तो आपने पढ़ लिए, ठीक है, पर उनमें से डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है वो आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्टेम हाइट अगर हम बात कर रहे हैं तो टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ड्वार्फ रेसेसिव कैरेक्टर है। सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव है। सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। पॉड कलर में ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है और येलो रेसेसिव है। पॉड कलर और सीड कलर में कंफ्यूज नहीं होना है, वो एग्जैक्टली उल्टा है। सीड कलर में येलो डोमिनेंट है तो पॉड कलर में येलो रेसेसिव है। सीड कलर में ग्रीन रेसेसिव है तो पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, ठीक है। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रेसेसिव है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रेसेसिव है। फ्लावर कलर में कलर्ड जो है मतलब वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है। एंड सीड कोट कलर में कलर्ड डोमिनेंट है एंड वाइट रेसेसिव है। सो व्हाट इज द ऑप्शन सी? फिर से इन्होंने गलत ऑप्शन दिया है क्योंकि एक्सिलरी वो डोमिनेंट ट्रेट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक बार हम फिर से वेरीफाई करते हैं। येलो पॉड कलर जो है, ठीक है, येलो पॉड कलर रेसेसिव है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ? इसका आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। Variations can occur due to mutations, recombinations, fertilization, all of this। फिर से उन्होंने गलत दिया ही है। इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। कैसे वो बताती हूँ, ओके, मैं बताती हूँ वो कैसे। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, ओके। देखो म्यूटेशंस कैसे होते हैं, ओके। म्यूटेशंस कैसे हो सकते हैं? आपका जो जीन है उसमें अगर कोई मैनिपुलेशन हुआ, डिलीशंस या एडिशंस हुए, तो जीन में चेंज आया, ओके, तो आपका फिनोटाइप बदल गया, वेरिएशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक जीन दूसरे के साथ गया, दूसरा जीन इसके साथ आया, ये रिकॉम्बिनेशन है। फिनोटाइप में चेंज हुआ। फर्टिलाइजेशन होता ही है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आधा मदर का और आधा फादर का कैरेक्टर आ जाता है, फिर से फिनोटाइप में चेंज हुआ, ठीक है। तो वेरिएशंस जो है वो बेसिस है इस पूरे लाइफ साइकिल का, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, ऑल ऑफ दिस, ओके। चलो, who discovered the phenomenon of incomplete dominance in mirabilis and antirrhenium, ठीक है। डोंट वरी, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। फिर भी हम देखते हैं एक बार इसका आंसर। कोई भरोसा नहीं उनका, अगर उनको लगा कि पेपर बहुत ही इजी है तो ये 5-10 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं डिफिकल्ट वाले, और आपको ये नहीं है ना निगेटिव मार्किंग, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन तो डालेंगे ही, ठीक है। तो ये मिराबिलिस होता क्या है? ये पेरू का प्लांट होता है, ठीक है। एक बार देखते हैं हम इसका एक्चुअल ये क्या है। फ्लावर होता है ये, आपने देखा होगा, ये पिंक कलर का फ्लावर होता है। ये इंदिरा नगर में आपने अगर देखा तो ये इसके प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसे मार्वेल ऑफ पेरू और 4 o'clock फ्लावर ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एंटी रेहियम, ठीक है, उसका भी देखते हैं। एंटी
रेयम, ये भी एक प्लांट है, उसे स्नैपड्रैगन कहा जाता है कॉमनली, ठीक है, स्नैपड्रैगन। और वाइट कलर का, पिंक, ऑरेंज कलर्स के इसके फ्लावर्स होते हैं। ओके, तो इनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने सर्च किया, ऐसा ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन है। तो डेवेनपोर्ट ऐसे उस साइंटिस्ट का नाम है। डोंट वरी, ये आपके सिलेबस का नहीं है क्वेश्चन, तो ऐसे शायद से नहीं आएंगे, ठीक है। 16, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड से कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं? 3, 3, 4, 8, 16। कैसा पढ़ा है मैंने? 3, 4, 8, 16। सो ऑप्शन इज बी अगेन, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ट्राई हाइब्रिड से 3 टाइप के गैमेट्स आएंगे, कुल मिला के वो कितने हो जाएंगे, दोनों मिला के से 6 हो जाएंगे। ओके, ओके, we'll see next question. A dihybrid heterozygous tall plant with round seed is crossed with a similar genotype. What percentage of plants should possess TTRR genotype? Options देती हूँ, 6.25%, 12.5%, 25%, 75%. Again, take 1 minute to solve this question. ओके, आया आंसर आपका? So answer is C, 25%. Okay, TTRR. Okay, capital T, small t, capital R, small r. Okay, इसका जीनोटाइप क्या आना चाहिए? इसका जीनोटाइप का परसेंटेज क्या आना चाहिए? 25%। अगर आपको चक्कर बोर्ड जो मेथड है या पनेट स्क्वायर मेथड, या अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब ये ऑनलाइन में हम ये पूरा का पूरा नहीं ले सकते, पर फिर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, तो हम आप संडे के लेक्चर में आइएगा, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट, across by changing the source of ovum is back cross, test cross, monohybrid cross, रेसिप्रोकल क्रॉस। क्वेश्चन ठीक से समझिए, ठीक है। ओके, इसका आंसर क्या हो सकता है? चेंजिंग द सोर्स ऑफ ओवम मीन्स ओवम, ओवरी, दैट मीन्स फीमेल सोर्स जो है वो चेंज किया है समझ में? सो रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। क्या है इसका आंसर? रेसिप्रोकल क्रॉस, मतलब हमारा जो नॉर्मल क्रॉस है वो यहाँ पे नहीं किया है। ये क्रॉस क्यों किया जाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस ये कंफर्मेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस इसका करेक्ट आंसर है। तो
क्या होता है एक्चुअली इसमें कि व्हाट इज दिस क्रॉस एग्जैक्टली? अ पेयर ऑफ क्रॉसेस बिटवीन अ मेल ऑफ वन स्ट्रेन एंड अ फीमेल ऑफ अनदर एंड वाइस वर्सा। स्ट्रेन्स अलग होते हैं इसमें, मतलब स्ट्रेन्स, हाँ, स्पीशीज नहीं अलग होते, क्या होते हैं, स्ट्रेन्स अलग होते हैं। एंड इट इज नथिंग बट अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, एंड वो क्यों किया जाता है? टू टेस्ट द रोल ऑफ पेरेंटल सेक्स ऑन अ गिवन इनहेरिटेंस पैटर्न। आया समझ में? तो ये एक्सपेरिमेंटल क्रॉस होता है पूरा, और यू कैन से इट इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंटल क्रॉस। ओके, when the phenotypic and genotypic ratios resemble in the F2 generation, it is an example of independent assortment, qualitative inheritance, segregation, incomplete dominance. So answer is B, qualitative inheritance. Okay, फिर से आपको हमारा जो पैटर्न है वो फॉलो करना है कि जो कुछ भी गलत आंसर्स है ना वो भी आपको समझने हैं। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, हम इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ते हैं कि व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन। ओके, क्या है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, that is an inheritance of a character that differs markedly in its expression among individuals of a species. Variation in that species is discontinuous. Okay, and such characters are usually under the control of major genes. Okay, so in this type of inheritance, this is also, this is mainly controlled by one or more genes. Okay, and you can say other name for other name for this type of inheritance is polygenic inheritance. Okay, polygenic inheritance, and in this case variations are mandatory, so phenotypic and genotypic ratios resembles in F2 generation. Okay, तो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, इसको अगर आपको करके देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो कौन सा ऑक्सीजन डिफिशियंसी का, हाँ, सिकल सेल एनीमिया का जो ट्रेट है ना वो आप क्रॉस करके देख सकते हैं। ठीक है, जीनोटिपिक, जीनोटाइप एंड फेनोटाइप F2 जनरेशन में वो जो होता है वो सिमिलर होता है। ओके, नेक्स्ट, in what situation the phenotype of a dihybrid cross would exhibit parental combination of characters in more than the expected value and recombination in less than the expected value? Very tricky question. Okay, A, when genes are in mitochondria, when duplicate genes are present, when genes are linked, and when supplementary genes are present. Okay, we'll read question again. In what situation the phenotype of a dihybrid cross, phenotype, okay, phenotype of a dihybrid cross would exhibit parental combination of characters. Okay, parental combinations of characters in more than the expected value. कुछ तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ना, ओके हमारी, तो उस एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी ज्यादा। ओके, एंड रिकॉम्बिनेशन इन लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ, आंसर इज व्हेन genes are in mitochondria. Okay, you might be known that this fact that the mitochondria has its own DNA. Okay, और उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, अगर आपको वो सुनना है ना तो आप संडे के लाइव लेक्चर में जरूर आइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को खुद का डीएनए क्यों होता है, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स को नहीं होता है खुद का डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया को होता है और इवोल्यूशनरी स्टोरी है उसके पीछे। ठीक है, तो
अगर मैं भूल गई तो आप मुझे संडे के लेक्चर में, हमारे लाइव लेक्चर में मुझे आप याद देना एक कि रिमाइंडर देना कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया की स्टोरी बताने वाली थी। ओके, तो बहुत ही अच्छा है और ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर आपके कुछ इंटरव्यू में ये पूछा गया तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये जीन्स होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी मोर वैल्यू आ जाती है, क्योंकि वो क्या होता है एक्चुअली कि यूकैरियोट्स में और डेवलप्ड यूकैरियोट्स में ना, हम जब ये पनेट स्क्वायर मेथड करते हैं ना और ये कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हम माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स से ना कंसिडर करते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो वो जीन्स भी कंसिडर करने चाहिए ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो वो जब हम कंसिडर करते हैं तो आपके आंसर सही आते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल आपका कैलकुलेशन और जो परसेंटेज आने वाला है वो, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Where the dihybrid TTRR plants are self-fertilized, what percentage of descendants would be heterozygous for one character and homozygous for another? Okay. So options are 25%, 50%, 75%, 100%. Again, take 1 minute to solve this question. Okay. So थोड़ा सा सोचिए इसके ऊपर क्या आंसर हो सकता है। देखो फिर से पढ़ेंगे। When the dihybrid TTRR, उनमें से क्या कैपिटल है क्या स्मॉल है वो आपकी स्क्रीन पे है। Plants are self fertilized. Okay, means TTRR. Okay, मतलब क्रॉस क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल आर, इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब अगेन क्रॉस क्या होगा, वही क्रॉस होगा, कैपिटल T स्मॉल t आर 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 आर, सॉरी आर आर। ओके, डिसेंडेंट्स जो है मतलब जो प्रोजेनी है वो हेटेरोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर एंड होमोजाइगस फॉर अनदर। इसका ये क्या होगा, क्या कहेंगे हम उसे, परसेंटेज क्या होगा, तो 100% ही होगा ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो 100% जैसे कि मतलब यू कैन से इन अनदर वर्ड्स दैट पैरेलल जीनोटाइप का परसेंटेज क्या है, तो 100% है। ओके, नेक्स्ट। इन अ डबल हेटेरोजाइगस प्लांट, ओके, फॉर एग्जांपल ए बी बी, ओके, उस उनमें से एक ए कैपिटल, एक ए स्मॉल, एक बी कैपिटल, एक बी स्मॉल। ओके, 4 types of gametes are produced. This illustrates the law of dominance, segregation, purity of gametes and independent assortment. So answer is D, independent assortment. ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, गैमेट प्रोडक्शन के लिए वो लॉ होता है। सबसे पहली बात, वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ। ओके, और इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो क्या है, वो थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस है या इनहेरिटेंस है, सॉरी डोमिनेंस नहीं, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। और वो क्या कहता है कि व्हेन द टू होमोजाइगस पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग traits are crossed, the inheritance of one pair is independent of the other. Okay, एक्चुअली जब मैंने ये पढ़ा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो मुझे ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है। ओके, आपको भी लगता होगा, क्योंकि गैमेट्स का 4 टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, वो मिक्स नहीं हुए हैं, वो लॉ ऑफ लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स होना चाहिए वो। ठीक है, वो होना चाहिए। देखो जब आपके कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप मिस्टेक्स निकाल सकते हैं। ओके चलो, 23rd क्वेश्चन देखिए। बैक क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मल्टीपल क्रॉस, सिंगल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, आंसर इज जी, टेस्ट क्रॉस। ओके, बैक क्रॉस को ही टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
रेसेसिव पेरेंट का उल्टा क्रॉस हो जाता है वो। और वो क्यों करते हैं? रेसेसिव जो है ये होता है वो या टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस, वो क्यों किया जाता है? थोड़ा सोचिए इसके ऊपर, उसका एक्चुअल रीजन क्या है? कंफर्मेशन होता है उसका भी रीजन, ठीक है। एक्चुअली देखो, टेस्ट a test cross is a back cross, but a back cross is not necessarily a test cross, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का क्या होता है? टेस्ट क्रॉस कैन बी डिफाइंड एज अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल विथ अननोन जीनोटाइप फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट विद अ रेसेसिव प्लांट। अगर आपके पास एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप आपको पता नहीं है और उसके पेरेंट्स का पता है, तो उसके रेसेसिव पेरेंट्स से जो क्रॉस किया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, टू नो द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, if a gene has multiple effects, it is called as multiple allelism, pleiotropism, polygyny, epistasis. So what's the answer? Effects mean it can show different traits. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a gene has multiple effects, it is called multiple allelism, pleiotropism, polygyny, epistasis. ओके अब देखिए क्या बात है कि मल्टीपल इफेक्ट्स ये बात कही है। व्हाट डज दैट मीन? मल्टीपल इफेक्ट्स मीन्स मल्टीपल ट्रेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कलर का, अगर आपका स्किन कलर है, मतलब ये सच बात नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। आपका स्किन कलर, आपका नेल्स का कलर, आपकी हेयर की ग्रोथ, ओके, दीज आर अलग अलग, sorry, these are different traits, okay, but if these traits, different traits are called as a single control as a control by the single gene, okay, what is it called as? So answer is B, प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ट्रेट्स हैं और वो एक सिंगल जीन अगर कंट्रोल कर रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे प्लियोट्रोपिज्म। और सिकल सेल एनीमिया इज द डिसीज कंडीशन ऑफ दिस प्लियोट्रोपिज्म, ओके। सो मल्टीपल एलेलिज्म मीन्स क्या कि एक ही ट्रेट के लिए डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप, ओके। पॉलीजेनी मीन्स क्या कि जेनी मीन्स जेनेटिक कंडीशंस और जेनेटिक सिचुएशन, ठीक है। तो अलग अलग जीन्स जो है, ओके, वो रिस्पॉन्सिबल है सिंगल ट्रेट के लिए, तो उसे आप क्या कहेंगे? पॉलीजेनी, ओके। देन आपके पास एक और टर्म है, वो मीन्स वो है एपिस्टासिस, ओके। सो एपिस्टासिस क्या है कि it is the interaction of genes that are not alleles, in particular the separation of the effect of one such gene by another. एपिस्टासिस में क्या होता है कि एक जीन है तो वो जीन से सप्रेस किया जाता है दूसरे ही एक जीन से, ठीक है। Then we'll see the last question. Maize has 10 pairs of chromosomes. How many linkage groups should it possess? 5, 10, 20, 40. So very simple. It will possess 10 different groups. Okay. क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं कि जितने क्रोमोसोम्स है उतने लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो if maize has 10 pairs of chromosomes, it will possess 10 groups or 10 sets of linkage, ठीक है। So we'll stop here and we'll continue the questions and discussion, our discussion in next session, okay. So मैं आपके लिए अलग से इसका जो वीडियो है नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का, वो बनाऊंगी, पर वो देखने के पहले आपको ये वीडियो देखना है,
फिर से कहती हूँ कि नोट्स निकालिए, क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए, लिस्ट बनाइए और संडे के सेशन में आप मुझे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।